हैं कि इत्तेहाद को कमजोर करने की साजिश हो रही है। जम्मू प्रोविंस के शेख बशीर अहमद ने कहा है कि इत्तेहाद मजबूत है और इस तरह की खबरों पर तबसरा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो चीजें इस 3 महीने के अंदर देखने को मिली है उससे साफ वाज़ेह हो चुका है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कर्रा साहब जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और मैं उनको भी मशवरा दे दूंगा कि अगर अफवाहें हैं तो अफवाहें के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। अफवाह होती है। तो मैं समझता हूं कि जो अलायंस पार्टनर हैं हम, फारूक साहब फाउंडर मेंबर हैं अलायंस पार्टनर के, तो हम वो बात करेंगे। तो अगर अफवाहें उड़ाते हैं लोग तो हमको अफवाहों पर बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल चल रही है, अभी तक कोई ऐसा कोई इशू नहीं है अभी जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट है। बाकी जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साजिश हमेशा होती रहेगी, होती आई है, उसको मुकाबला करना। हमारा जो कोलिशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो पीपल अलायंस है और हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं और ये सरकार का भी हम समर्थन कर रहे हैं। सरकार चलेगी। तो इसमें जो र्यूमर्स थे जितने भी, उसको कर्रा साहब ने अपना स्टेटमेंट देके विराम दे दिया है और हम उसकी तायद करते हैं। जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम बाहर से समर्थन करेंगे। ऑफिशियली कांग्रेस के अंदर सरकार के अंदर कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कांग्रेस ने तो कोई नाराजगी जाहिर ही नहीं की, ना कोई नाराजगी है। तो जो बेतुकी बातें थी, जो र्यूमर्स थे, उनको विराम तो प्रेसिडेंट कर्रा साहब ने खुद ही लगा दिया। अब सवाल कई सारे। सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर एनसी कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आलोचनाएं क्यों हो रही हैं? एक दूसरे के साथ इख्तलाफात क्यों हैं? क्या एनसी बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव महसूस कर रही है? लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं या फिर कहिए कि सियासी लीडरान ऐसा कह रहे हैं। हालांकि पीडीपी ने जारहाना रुख जरूर अपनाया है, लेकिन जाहिर है कि कहीं ना कहीं सियासी मफाद से ज्यादा अवामी मफाद भी इसमें वाबस्ता हो सकते हैं। किसी की नीयत पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जो सिनेरियो बन रही है, जो सिचुएशन बन रही है, उससे साफ जाहिर है कि एनसी के अपने स्टेटमेंट, कांग्रेस के अपने स्टेटमेंट, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, मिसमैच हो रहे हैं। तो आज इस खास डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और उसके साथ साथ पीडीपी और कांग्रेस से भी। पीडीपी से हमारे साथ सैयद तजम्मुल साहब जुड़े हुए हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तजम्मुल साहब। और सीनियर कांग्रेस लीडर मुजफ्फर डार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फर साहब, आपकी तरफ सीधा आएंगे और सवाल यह है हमारा कि क्या वाकई एनसी और कांग्रेस में जिस तरह की बातें चल रही है, क्या वाकई सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि बीच बीच में आलोचनाएं होती हैं तो लोगों को जरूर महसूस होता है कि अंदरूनी तौर पर खटपट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और आपको मेरी तरफ से सलाम और सब देशवासियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ठीक चल रहा है तो ये अफवाहें होती रहेंगी, ये तो पहले से भी थे, आज भी ऐसे अफवाहें चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पहले ही दिन क्लियर कर दिया था कि हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, जब तक वो स्टेटहुड जो फुल स्टेटहुड हो, वो स्टेटहुड नहीं जो सुनने में आया है कि इन्होंने अमेंडमेंट करके बीजेपी वालों ने उसका सत्यानाश कर दिया है। लेकिन हम फुल स्टेटहुड चाहते हैं तो तब जाके, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। और इसी असना में आज हमारे प्रेसिडेंट जेके के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब, उन्होंने भी क्लियर कर दिया आज, और जो अफवाहें थी वो भी क्लियर हो गया, हर एक को ये पता चला कि मुजफ्फर डार साहब, चूंकि आप सीनियर लीडर हैं, जाहिर है कि आपसे कोई चीज ढका छुपा नहीं होगा, लेकिन सवाल इस वजह से भी बन रहे हैं कि ऐसा महसूस किया जा रहा है सियासी गलियारों में, खासतौर पे मीडिया इंडस्ट्री में भी, कि एनसी का ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ है, आपसे कहीं ज्यादा। नहीं, देखिए, वो हो सकता है, वो उनकी अपनी वो होगी, कमजोरी हो, क्या हो, वो उनका अपना है। लेकिन जहां तक हमारे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो हमारे साथ जो इंडिया ब्लॉक में वो शामिल है, जब तक वो है वो तो है, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कभी उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि जिसको हमें लगे कि ये ठेस पहुंचा रही है, तब जाके तो कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे,
ऐसा नहीं है, वो कहाँ उसके साथ अब लड़ाई शुरू करेंगे। मतलब हर एक का तरीकेकार होता है हर एक काम का, तो लेकिन उसी अंदाज से, लेकिन उतना नहीं है जितना अभी देखिए, अभी 100 डेज हो गए हैं। अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए आगे होता है क्या। अभी 2-3 महीना और दीजिए, देखते हैं तो सब लोगों को भी पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो ये इतनी जल्दी तो ये क्लियर नहीं होगा। चलिए, कौन कितने पानी में है ये हम जरूर आपसे इस चीज के बारे में पूछेंगे, क्योंकि आने वाला चुनाव डीडीसी पंचायत के हैं, तो जाहिर है कि इसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे। सैयद तजमुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या वाकई पीडीपी कांग्रेस, एनसी और बीजेपी के दरमियान फंस चुकी है? उसे अपना रास्ता निकलने का नजर नहीं आ रहा है, अवाम के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करे? पीडीपी इस चीज को समझ नहीं पा रही। देखिए, कैसर टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी टीम का, मुजफ्फर साहब का भी, और बाकी जो मेहमान डिबेट में आएंगे जी। जम्मू कश्मीर में साल 2024 के जब चुनाव हुए तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और बाकी सियासी जो लीडरशिप थी, उन्हें श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आखिरी लम्हात में अलायंस का साथ मिला। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस टिकटों को लेकर बहुत बज़िद था और काफी ज्यादा कोशिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कि किसी तरह से टिकटें जो है वो यकसा तरीके से बांट ली जाए। बहरहाल ये मरहला निकल गया और आहिस्ता आहिस्ता जब जम्मू कश्मीर की सरकार बनी, एक वाज़िया मैंडेट के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वजीर आला मुंतखब करने में कामयाब हुई। काबीना के 5 रुफ़का के साथ ये इजलास जो है, कल भी काबीना का इजलास तलब किया गया था, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड जो है, जिस तरह से मुजफ्फर साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक वाजिया और ठोस 370 के आसपास में जो स्टेटहुड है उसकी बात करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कंपल्शन अपने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र, उसके बाद नई दिल्ली में इलेक्शन होंगे, उनके अपने मामला हो सकते हैं। वो क्या काबीना में शामिल होना चाहते हैं या उन्हें होने नहीं देता है, ये आपस की बात है और शायद ये मामला हल हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के चुनाव के बाद। लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोगली पॉलिसी पे काम नहीं करेगी जी। हमने कहा 4 अगस्त 2019 बीच में तजमुल साहब आपको रोक रहा हूं, ये दोगली पॉलिसी कौन सी है, कौन अपना रहा है, इसे भी जरूर वाज़ेह कर दे, क्योंकि आवाम को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, दोगली पॉलिसी होता है कि आपके कौल फैल में तजाद हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस की हम बात नहीं करेंगे, कौमी पार्टी है, उनके अपने कंपल्शंस हैं, लेकिन नेशनल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस रीजनल पार्टी, मुझे एक तकरीर दिखाएं उमर अब्दुल्ला साहब, सागर साहब, राथर साहब, कोई भी साहब, जहां उन्होंने कहा होगा कि स्टेटहुड हम आपके लिए लाएंगे। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, हम इंतखाबी वादों का जिक्र कर रहे हैं, वजीर आला बनने के बाद ये अचानक से ये वादे जो है इनसे इनहराफ कैसे किया जा सकता है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा वो तो कहते थे स्टेटहुड तो बीजेपी मांगती है, स्टेटहुड तो अपनी पार्टी मांगती है, स्टेटहुड तो मुल्क के वजीर दाखिला, विफाकी वजीर दाखिला अमित शाह खुद वादा कर चुके हैं, वजीर आज़म जम्मू कश्मीर की सरजमीन से ऐलान कर चुके हैं कि स्टेटहुड जो है माकूल, मुनासिब और वक्त पर आपको दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का समय से बाहर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ती है आटे पे और बांटने लगी है तेल। यह तो आसमान जमीन का फर्क है। अगर आप उमर अब्दुल्ला साहब के वीडियोस देखेंगे, तकरीरें देखेंगे, वहां पे किसी भी जगह उमर साहब जो है चुनावी जनसभाओं में किसी भी जगह स्टेटहुड की वापसी का मुतालबा नहीं करते हैं। अब हुकूमत बनने के बाद जिस तरह से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुजफ्फर साहब इंजीनियर ने कहा कि हमें वक्त देना चाहिए, बिल्कुल ये बहुत अहम बात है कि हुकूमत रातों रात जो है मसाइल हल नहीं कर सकते, कुछ वक्त चाहे 6 साल के तवील इंतजार के बाद जमहूरी तर्ज अमल में लोगों को अपनी किस्मत आजमाई का मौका मिला और उन्होंने अपने पॉलिटिकल प्लेयर्स को चुना। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे 3 महीनों में अपने वादों से इनहराफ कर सकती है? और जहां कहा जाता है कि जो शख्स वादे को भुला देगा या उससे खत्म कर देगा वो शायद सही सियासत नहीं कर सकता आगे। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस देर सवेर, आज तो कुछ और मामला चल रहे हैं, आज तो डोगरा महाराजा के 370 के साथ डॉक्टर साहब का भी बयान आया। मुझे लगता है कि जब जम्मू कश्मीर एक्सीड हुआ था उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जम्मू कश्मीर को फोर फादर्स मुल्क के दिए, उन्हें वापसी का रास्ता हम तलाश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हाफ स्टेट, स्टेटहुड या कोई भी इस तरह की जो सेंटर की मर्जी है वो जब जिस वक्त चाहे दे सकते हैं, जिस वक्त चाहे नहीं दे दें। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ट्रैप में लोगों को फंसा रही है। पहले 35 से 370 के दफात की
वापसी का तज़किरा करके कहा आप हमें वोट दो, हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट खत्म करेंगे, आप हमें वोट दो। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में जो है हम कई दफात को, बल्कि आप सभा की भी कई मौकों पर बात की थी, डेलीवेजर्स को 200 यूनिट्स और उसके बाद कुकिंग गैस वगैरह जो है गैस सिलेंडर्स घर तक पहुंचाए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इंतखाबी मंशूर, जिससे इंग्लिश में इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, उसे इनराक किया। अब वो इसका कोई नाम बदल कर पेश करें, मुझे लगता है यही दोगली पॉलिसी है। अगर ये दोगली पॉलिसी है, ठीक है, समझ में आती बात, लेकिन उस वक्त पीडीपी कहां थी जब 10 साल से ब्यूरोक्रेट आवाम के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलते थे और किसी तरह की उनकी बातें नहीं सुनी जाती थी, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते आवाम थक जाती थी। उस टाइम पे पीडीपी कहां थी? सरकार को बने हुए 3 महीने हुए तो पीडीपी कैसे जग गई? देखिए, आप जिन बरसों का जिक्र कर रहे हैं, इन बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ, डिवीजन हुआ, रिवीजन हुआ, इलेक्टोरल वार्ड्स तब्दील किए गए, डिलिमिटेशन को अपने हिसाब से किया गया। आपको इल्म होगा कि अनंतनाग को राजौरी के साथ जोड़ा गया। आपको इल्म होगा कि ये जो इलाका मुजफ्फर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से 25-30 किलोमीटर के दूसरे इलाके हमारे साथ जोड़ दिए गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में अगर आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, आपको पूरा याद होगा, अर्बन लोकल बॉडीज का सिटे अवे कहा था कि नहीं? महबूबा मुफ्ती साहबा ने, चूंकि पीएचडी चल रहा था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीनियर सियासी कप्तान के तौर पर आए थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उनका साथ दिया। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, जिस पार्टी ने भी जीता, जिन इंडिविजुअल्स ने भी जीता, म्युनिसिपलिटी भी बनी, 5 सरपंच भी बने। उसके बाद पीएचडी का आहिस्ता चलकर जो इकट्ठे इलेक्शन लड़े गए डीडीसी चुनावों के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सभी तो मैदान में थे। और हम तो डे फर्स्ट से कह रहे थे कि इंतखाबात जो है उसको अवाम से दूर नहीं रखा जा सकता है। पीडीपी इन बरसों में इंतखाबात में भी थी और 370-35 की सियासी जदोजहद जो है उसके लिए सड़कों पर भी थी, डिटेंशन सेंटर्स में भी थे। और जिस तरह की कुर्बानी से पीडीपी को गुजरना पड़ा, 50 से 60 लेजिस्लेटर्स, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, वाइस चेयरमैन, जिनको पार्टी से तोड़ कर दूसरी पार्टियों में भेजा गया। पीडीपी तो इसी कश्मकश में थी। अगर 6 साल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पीडीपी कहां थी, पीडीपी को डिटेंशन सेंटर के अंदर और डिटेंशन सेंटर के बाहर बहुत ज्यादा तोड़ा गया। और पार्टियों को जिनकर पार्टी का बड़ा इन्वेस्टमेंट था, 10 साल का, 15 साल का, उन्हें पार्टी से अलग करके दूसरी पार्टियों में उनकी पोस्टिंग कर दी गई। कितनी पार्टियां रिलॉन्च हुई जम्मू कश्मीर में, जो पीडीपी से लीडर निकाल कर वहां पर भेज दिए गए। इसी तरह से पीडीपी ने 4 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नतीजा कुछ भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आखिरी लम्हात में पीएचडी को भी खुद को अलग किया और कांग्रेस पार्टी को अपने साथ इसलिए रखा ताकि ये दोनों पार्टियां आपस में लगें कि ये बीजेपी के विरोध में इलेक्शन लड़ रही है और उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है। बिल्कुल, तो सवाल फिर भी वही खड़े हो रहे हैं तजम्मुल साहब कि आखिर इतनी कुर्बानियों के बावजूद पीडीपी इतना पीछे कैसे रह गई? 28 सीटें जीतती है और वोट फीसद सबसे ज्यादा रहता है, लोगों का साथ इतना ज्यादा रहता है, हुकूमत बनाती है, लेकिन उसके बावजूद इतनी कुर्बानियां दी। जेल से रिहा होने के लिए सबसे पहले पीडीपी की आवाज बुलंद होती है, नौजवानों को टेररिज्म से, मिलिटेंसी से खदेड़ करके बाहर मेन स्ट्रीम में जोड़ने का काम पीडीपी करती है। डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट हमने श्रीनगर और दूसरे शहरों में देखे हैं, पीडीपी का नाम लोग लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीपी इस मर्तबा क्यों पीछे रह जाती है? मैं इसका जवाब जरूर लूंगा आपसे। मुजफ्फर डार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। भले ही आप ये कहें कि इख्तलाफात नहीं है, लेकिन इख्तलाफात की डोर साफ तौर पे झलक रही है और इख्तलाफात इस वजह से भी है फिलहाल कि जिस तरीके से भी पीडीपी की सूरत हाल हम देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो कारनामे हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या पीडीपी की तरह कांग्रेस भी हताशा महसूस कर रही है? कभी किसी की आलोचनाएं, कभी अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिशें, हालांकि जो सच्चा होता है उसे सच्चाई दिखाने की जरूरत नहीं होती, आवाम देख लेती है। तो क्या आवाम तक आपकी पहुंच नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए, आवाम तक भी पहुंच हमारी है, आवाम भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन कहीं पे जो हमने अलायंस किया उसमें कई देखिए उसमें हम पीछे ही रह गए थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बहुत, देखिए हमें पहले ही इन्होंने कहा तजम्मुल साहब ने कि हमें कंट्री लेवल पे चलना होता है, कंट्री का देखना होता है, पूरा हिंदुस्तान का देखना होता है। सर, इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होगा तो जम्मू कश्मीर पे पहले ध्यान देंगे। उमर साहब कहते हैं कि भाई आप काहिली दिखा रहे हैं, जम्मू रीजन पे आपका ध्यान नहीं है।
देखिए, अब जो हमारे साथ पार्टियां जो थी, जो अलायंस पार्टनर जो इंडिया ब्लॉक में थी, देखिए हमें तो उनके साथ सलाह मशवरा करके हम तो उसके खिलाफ जा नहीं सकते। अगर हम एक जगह तोड़ते तो दूसरी जगह भी टूट जाता। तो इसीलिए जो हमारा जो इंडिया ब्लॉक, हम चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक और मजबूत हो, क्योंकि हमारी लड़ाई जो थी वो बीजेपी के साथ थी। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ते थे, हम जो कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है, वो संविधान की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि संविधान कांग्रेस के हाथ में, क्योंकि वही तो बचा सकता है, और कोई जो लोकल पार्टी से है वो तो नहीं बचा सकते उसको, क्योंकि वो महदूद यहां तक है। और हम मानिए राहुल जी हमारे, उन्होंने इतनी लड़ाई उसके लिए लड़ी, और उसके लिए देखिए आपके इसमें भी होगा, जहन में भी होगा कि कितनी बार क्या उनके साथ हुआ। तो इसीलिए हमने संविधान को बचाया, हमने कोशिश की, और हम सर संविधान की बचाने की कोशिशें, उससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा। आपने बहुत सारी कुर्बानियां दी पार्टी ने, उसमें कोई इनकार नहीं। सवाल यह है कि मुजफ्फर डार जैसे सीनियर लीडर जिसकी कमान, जिसको जम्मू कश्मीर की कमान दी गई है, वो क्यों इतने पीछे रह जाते हैं? लोकसभा में आपके इतने सारे वोट आए, लेकिन उसके बाद जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए, कांग्रेस ढीली पड़ गई। आखिर किस बात का खौफ, किस बात का डर आवाम के सामने? वो नहीं है। देखिए हमारा पूरा जो फोकस रहा, फिर जो इंडिया ब्लॉक के साथ जो अलायंस में पार्टनर थे, तो हमारा फोकस उस पे रहा कि आप इनको जितवा दीजिए, और जहां जहां पे, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट तो उन्हीं के थे, तो हमारे जो वोट था वो उसी में चला गया। हम कमजोर नहीं रहे कहीं पे, तो लेकिन ठीक रहे हम भी, और हार जीत तो होती रहती है। लेकिन मैंने यही कहा कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो चार टुकड़ों की पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान को चलाने की जिम्मेदारी है। हमें सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना होता है, तो और इंडिया ब्लॉक को मजबूती के साथ रखना होता है। तो हमें इतना ही नहीं कि हम कोई फैसला ऐसे ही आंख बंद करके ले लें, तो हमें पूरा सोच समझ के ये फैसले लेने होते हैं। हम एक ही ऐसे इसमें नहीं देखते, बहुत सारे हमारे जो सीनियर लीडर्स है, इस पे पूरा गौर आपस में बैठ के फिर सलाह मशवरा करके फिर कोई फैसला लेते हैं। ये देखिए, मैंने कहा कि हमें पूरी कंट्री जो है वो चलानी होती है। पूरा जो इंडिया ब्लॉक में आप देखिए कितनी पार्टियां हैं अभी, उसको अपने साथ लिए चलना होता है। ये थोड़ी ऐसा होता है कि हम पॉकेट में ऐसे ही बात करें। तो इसीलिए यहां हमने मुनासिब जाना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को के साथ यहां जो अलायंस हुआ, तो उनके साथ हम चले, और जहां तक वो इस अलायंस के इस जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जहां तक वो इसका अच्छी तरीके से चले इस पे, तब तक हम भी साथ हैं। और जब हमारी तरफ से हम कमिटेड है, हम जहां भी कोई कमिटमेंट करते हैं। सर आपकी वफादारी पे किसी को शक ही नहीं है। सवाल यहां पैदा होता है जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हाजी हनीफा जान को आप अपने सपोर्ट में नहीं ले पाते, वो इंडिविजुअल खड़े हो जाते हैं, वहां पे आपकी लीडरशिप नजर नहीं आती। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होते हैं, आपको 3 लाख से 4 लाख से जहां पे वोट से हारना पड़ा था, वहां पे आप 75,000 60,000 वोट से हारते हैं, वहां पे भी आपकी उसके बाद कवर अप नहीं कर पाते। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा जी, मैं हूं, मैंने तो आज तक पॉलिटिक्स में बहुत सारा, आपको पता है, इसमें बहुत सारा पैसा भी उठता है, अपना तेल, अपनी गाड़ी, अपना टाइम, सब कुछ इसमें मतलब बर्बाद हो जाता है। तो उसके बावजूद मतलब आप देखिए, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, गवर्नमेंट जॉब जहां मैं 1 लाख सैलरी लेता था, उसके बाद मैं दुबई में एडजस्ट हो गया, वो नौकरी छोड़ी, और मेरी पार्टी फैसला करती है कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं पॉलिटिक्स में, मैं पॉलिटिकल कैरियर जो मेरा है वो इलेक्शन से, लास्ट तो मकसद यही होता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। लेकिन जब मेरी पार्टी फैसला करती है कि नहीं, ये संविधान के लिए सही है, हमें आज जरूरत है, आपको ये कुर्बानी देनी है, हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना है। देखिए वहां तो सरकम है, वहां तो हम बोलते जो सीनियर लीडरों ने जो फैसला लिया वो तो सर पे, लेकिन आप देखिए हमें तो इसका बिल्कुल स्वीकार करना होता है जो ऊपर। चलिए पार्टी के ऊपर छोड़ देते हैं, फिर भी एनसी कभी कभी आपको आंख दिखा करके निकल जाती है। मैं इस सवाल का जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जमुल साहब, मेरा सवाल वही बरकरार है, इतनी तमाम तर चीजों के बावजूद देखिए जम्मू कश्मीर में हमने बहुत ज्यादा घूम घूम करके काफी मेहनत की है, इलाके छान मारे हैं और देखा है लोग आपका नाम लेते हैं आज भी, लेकिन उसके बावजूद इतनी पीछे क्यों रह गया?
बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में 96 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अल्टरनेटिव और मतबादिल के तौर पर आई और कम वक्त इस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ साल हुकूमत साजी का मौका मिला। ये जो एक परसेप्शन मार्केट में कई एक हाउसेस बता रहे हैं कि मुफ्तीज और शेख खानदान ने यहाँ हुकूमत साजी की। मुफ्ती साहब ने तो जब कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 में जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो 3 साल वजीर आला मुफ्ती साहब रहे और उसके बाद उनकी तबीयत नासाज हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के बाद बीजेपी के साथ दूसरी बार फुल मैंडेट नहीं आया और हंग असेंबली आई। फिर बीजेपी के साथ एक एजेंडा ऑफ अलायंस के साथ जब गए तो वहां पर 2 साल हुकूमत साजी की। अब ये जो लोग कह रहे हैं मुफ्तीज और शेख फैमिलीज ने यहाँ बहुत ज्यादा वक्त इसमें गुजारा हुकूमत साजी, वो इनकरेक्ट है, वो फैक्टर्स बहुत ज्यादा गलत है। हमें 2 बार मौका मिला, दोनों बार कौमी पार्टियों के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला। बहरहाल इस सफर को हम फिर कभी जारी रखेंगे, लेकिन 28 सीटों के बाद देखिए श्रीनगर में हमारी 5 सीटें विधानसभा की थी, लोकसभा में हमारी नॉर्थ साउथ और सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर की सीटें हमारे पास थी और 2024 चुनावों में ये सब कुछ हमारे पास नहीं है। हमारे 45 से 50 लेजिस्लेटर्स और उसके अलावा जो मिनिस्टर्स रह चुके हैं, अपर हाउस लोअर हाउस में रहे हैं, वाइस चेयरपर्सन रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में रहे, उनको तोड़कर पार्टी को तोड़कर जो है नई पार्टियां लॉन्च की गई और हमारे ही कैंडिडेट से हमारे वोट उतारे गए। तो ये तो मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, स्टैटिकल अलग है और पॉलिटिकल डायमेंशन इसका अलग हो सकता है। लेकिन जिस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आखिरी लम्हात तक जो है पीएचडी का नारा देकर अवाम के पास शायद इस उम्मीद से थे कि शायद आपकी बात फारूक अब्दुल्ला साहब का जो स्टैंड है एक पॉलिटिकल स्टालवार्ट की हैसियत से कि कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, पीडीएफ और इसके अलावा अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी। लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि इन्हीं तमाम तर आलोचनाओं के वजह से मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान के दरमियान जो एक रस्साकशी चल रही है, इन्हीं आलोचनाओं की वजह से और बीजेपी को एंट्री देने की वजह से ये जो आप लोगों के दरमियान इत्तेहाद था वो भी खत्म हुआ और साथ में आप अलग थलग पड़ गए। देखिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वैसे भी अल्टरनेट के तौर पर जम्मू कश्मीर में आई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टियों की तरफ से यहाँ परेशानियां थी लोगों को या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से थी या बीजेपी की तरफ से थी। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालें कि गवर्नमेंट में रहकर जम्मू कश्मीर में पहली बार जो मरकजी पार्लियामेंट्री डेपुटेशन डेलीगेशन वफद था वो जम्मू कश्मीर वारिद हुआ। पहली बार बीजेपी के सरकार के रहते पीडीपी ने अपने इंतखाबी मंशूर से अनराफ नहीं किया, अपने सेल्फ रूल के जो नारे थे, जो चीजें उसमें दर्ज थी उसको अमलाने की भरपूर कोशिश की। मिसालें आपके पास हैं, 11,500 बच्चे ऐसे थे जिनको एमनेस्टी दी गई, उनके स्टूल पेल्टिंग वगैरह में मुलविस ठहराया गया था, एफआईआर वापस दिए गए। रमजान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी की मौजूदगी में मिलिटेंटों के साथ पीस को प्रिवेल करने के लिए यकतरफा सीज फायर का ऐलान किया गया। और ये सारी चीजें जिस वक्त आप देखते हैं पीएचडी में भी शायद कल के वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस को शायद आज पछताना न पड़ता, आज वजीर आला को बेबस, कमजोर और सियासी यतीम खुद को न साबित करना पड़ता कि जम्मू कश्मीर में उनकी नहीं चलती है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में हुकूमत इतना। जवाब ले लेते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से इमरान नबी डार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डार साहब इस्तकबाल है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यह है कि आखिर इतना बेबस, यतीम, बेसहारा क्यों महसूस कर रहे हैं? पीडीपी कह रही है आपको। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, ये तो वैसा ही हो गया। अगर हम इस माहौल में पहुंच गए, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पीडीपी है। इन हालातों में इस जम्मू कश्मीर को पहुंचाने में कलीदी रोल अदा किया है पीडीपी की लीडरशिप ने। 2 मौके मिले थे इनको बीजेपी से दूर रहने के लिए, बट दोनों मौकों में इन्होंने कुर्सी को चाहा, न कि यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल को देखा। मैं बहुत मुझे हंसी आ रही थी जब ये पीडीपी के स्पोक्स पर्सन बहुत बात कर रहे हैं। इनको ये मालूम नहीं है शायद कि यही वो पार्टी है, उस पार्टी की तर्जुमानी करते हैं जिस पार्टी ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमसे हमारे हुकूक छीने। यही वो पार्टी है जिन्होंने इस टाइम पे जम्मू कश्मीर को मोहताज बना के रखा है। और ये हमसे सवाल करें, देखिए इनको लोगों ने उसी चीज पे जवाब दे दिया है। अब इनका फर्ज बनता है कि इनको अब इस सरकार को काम करने देना चाहिए। इस सरकार के पास मैंडेट है, 2.5 महीने हुए हैं अभी सरकार में, तो 2.5 महीने में कोई जादुई चिराग नहीं है उमर साहब के पास कि 2.5 महीने में सब कुछ, जो 10 साल का
यहाँ पर एक बहरान मचा हुआ है। उस 10 साल के बहरान को ठीक करने के लिए 2.5 महीने कोई भी टाइम नहीं होता है, तो आपको टाइम देना चाहिए। और मैं बार बार इनसे ये कहना चाहता हूँ, कल ही इनके खुद एमएलए, पीडीपी के एमएलए ने, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पीडीपी के एमएलए बोल रहे हैं, एमएलए त्राल, उन्होंने बोला कि उमर साहब की सरकार को काम करने का मौका देना चाहिए। तो इनको उनसे सबक लेनी चाहिए और इनको भी जो है तनकीद जो करते हैं बाई से तामीर करें, न कि सिर्फ न्यूज सर्कल में रहने के लिए कहें। देखिए, उमर साहब की सरकार कमिटेड है यहाँ पर लोगों के मसले हल करने के लिए। जो मसाइल है पिछले 10 साल से पड़े हुए हैं उनको एड्रेस करना है। उसके लिए एक वाज़ेह हमने पॉलिसी बनाई है, एक डॉक्यूमेंट है हमारे सामने। वही डॉक्यूमेंट हम टेम्पलेट लेके चल रहे हैं, जिस टेम्पलेट को ये सरकार इंप्लीमेंट करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब ये माना जा रहा है कि आप इस तरह की चीजें बना जरूर रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के अगर मैदान में देखा जाए तो कुछ हो नहीं रहा है, ग्राउंड पे कुछ उतर नहीं रहा है, खाली मीटिंग हो रही है। और नहीं सही, मैं आपकी बात मानने की मैं मानने के लिए तैयार हूं, बट मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, जब तक कॉपरेशन नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखिए, हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था कि इमीडिएटली इलेक्शंस के बाद यहाँ पे स्टेटहुड दिया जाएगा। हमको ये खुद प्राइम मिनिस्टर ने अपने इलेक्शन कैंपेन्स में बात कही। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक डॉक्यूमेंट बनाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि इमीडिएटली इलेक्शन के बाद जो है इट वॉज अ गिवन दैट स्टेटहुड वॉज गिवन। बट अनफॉर्चुनेटली ये सवाल तो हम भी पूछना चाहते हैं कि ये डिले क्यों हो रहा है स्टेटहुड में। यहाँ के लोगों ने एक चीज पे मैंडेट दिया है कि स्टेटहुड मिलेगा, जो वादा हमसे किया गया है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला, ये होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के ऐवान में बोला, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया है। तो हम चाहते हैं, ये एक डिमांड नहीं है, ये उन्होंने खुद बोला है, ये खुद गवर्नमेंट ने एतराफ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, जब तक कॉपरेशन नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कैसे काम होंगे यहाँ पे पूरे। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप ये सवाल बीजेपी से करें। ठीक है, एक सवाल और, चूंकि आप डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा नजदीक हैं इस हुकूमत से, उमर साहब से, और हर बारीकियों पे आपकी नजर रहती है, मैं आपसे एक चीज समझूंगा, क्या एनसी अकेली अलग थलग पड़ गई है? क्योंकि वैसे भी कांग्रेस बहुत ज्यादा हेल्प आपकी कर नहीं पा रही है, पीडीपी आलोचनाओं में लगी हुई है आपकी, और बीजेपी आपका साथ दे नहीं सकती। तो और वक्त बहुत ज्यादा कम है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं लोगों की, और मसाइल बहुत ज्यादा हैं, तो क्या एनसी अलग थलग पड़ती नजर आ रही है? देखिए, ये मसला है चैलेंजेस, बिल्कुल इस टाइम पे बहुत चैलेंजेस हैं हमारे सामने। और जैसा आपने बिल्कुल सही इसकी एक्सप्लेनेशन दी, बहुत सारी चीजें हैं। हम चाहते थे इस टाइम पे, चाहे पीडीपी हो या बाकी तंजीमें हो, इस टाइम पे एक कॉमन कॉज था कि जो जम्मू कश्मीर से जो हुकूक छीने गए और जो हक जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। हम कुर्सी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम बाकी सब चीजें नहीं ढूंढ रहे। हम चाहते थे कि ये सारी तंजीमें हमारे इन एफर्ट्स को ऑगमेंट करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा है। ये अननेसेसरी, और जो जिन चीजों का गवर्नमेंट के साथ कोई मतलब नहीं है, और उनको भी मालूम है कि गवर्नमेंट इस टाइम पे किन चैलेंजेस से गुजर रही है, बट अननेसेसरी इनको इसमें पॉलिटिक्स करनी है, अननेसेसरी ये गवर्नमेंट को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि इनको टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को, और इंशाल्लाह मैं ये मान के चलता हूं कि ये सरकार बनी है लोगों के, उसमें हमने ये नहीं देखना है कि कोई पीडीपी से है या बीजेपी से, हमको ये देखना है कि एक आम इंसान को मदद पहुंचे, और वो ठीक है, आम लोगों को फायदा हो। और डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल वहीं पे बरकरार रहता है, पीडीपी का भी और कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी का भी, कि आखिर कुछ कर नहीं सकते थे तो मैनिफेस्टो में वादे क्यों किया? इसका जवाब मैं लूंगा। मैं इसके साथ साथ मुजफ्फर डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि जो सिचुएशन बन रही है जम्मू कश्मीर में, देखिए, भले ही अलग थलग पड़ने की बात सच हो या झूठ हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है, सियासी पंडित का भी कहना है, पंडितों का कहना है, और सियासी हल्के में ये बातें चल रही है कि कांग्रेस आरामदेह कुर्सी पे सुकून से बैठी हुई है। जम्मू में जिस तरीके से, या कश्मीर में भी जिस तरीके से एनसी का साथ देना था, वहां पे साथ नहीं दे रही है। और उसकी वजह यह है कि अंदरूनी तौर पर कांग्रेस के दो फांट हैं जम्मू कश्मीर में, और आपस के ही लीडरान एक दूसरे के साथ इख्तलाफात में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने देखे होंगे हमारे जितने भी प्रोटेस्ट हुए जम्मू में भी,
या बाकी जगहों पे जहां पे भी मीटिंग या कोई और प्रोग्राम होता है, आपने तो देखा होगा वहां कितने लोग, और सारे हम एक ही है, कांग्रेसी एक ही है, ऐसा नहीं है कि बटे हुए हैं। लेकिन देखिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में यह है कि हमारी जितनी सीटें हैं हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में वो डाल दी, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में क्या है ऐसा, मतलब स्टेटहुड तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को हाथ में देंगे कि आप ये लो दे दो स्टेटहुड। मैं वही कह रहा हूं कि आवाज भी तो नहीं उठाते सर आप। आवाज तो नहीं, स्टेट के लिए तो हमने आवाज उठाई, सबसे पहले तो हम ही ने आवाज उठाई। मैंने खुद बहुत सारे प्रोटेस्टों में हिस्सा लिया, मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। हमारे जो हमारा हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, वहां आप देखिए, वहां पुलिस ने हमें रोका, कितनी बार हम गए और हमारा गेट बंद किया गया कि हम स्टेटहुड की डिमांड करते थे। लेकिन हम जितना भी सपोर्ट चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन काम तो देखिए, अभी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, उनको आना होगा। मुझे लगता है जब तक वो थोड़ा सा ये नहीं दिखाएंगे बोला स्ट्रेंथ अपनी, मुझे लगता है ऐसे, और मेरा ये भी मानना है, जहां तक मेरा ख्याल है, बीजेपी स्टेटहुड बहाल नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। लिख के ले लो। आपका मानना है या नाउमीद हो चुके हैं आप? नहीं, नाम में नहीं, मुझे पहले से ही, मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिए बहुत सारे कि जो बीजेपी सरकार है वो कभी ये नहीं चाहेगी कि हम स्टेटहुड यहां बहाल करेंगे। और जब भी स्टेटहुड यहां बहाल होगा, वो कांग्रेस जब आएगी, कांग्रेस की सरकार होगी, वो यहां स्टेटहुड देगी और बीजेपी नहीं, क्योंकि बीजेपी चाहेगी नहीं। क्योंकि देखिए बीजेपी तो तंग करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये तो कॉमन सेंस की बात है। वो तो इनको यहां काम करने नहीं देंगे, और ये पहले ही पता था, ये मैं भी पहले ही जानता था। वो आपने दिल्ली का हाल नहीं देखा है? दिल्ली में आप देखिए केजरीवाल और वो जो एलजी वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, बार बार उनसे पंगा होता था। उसी तरह यहां जो बीजेपी है वो काम नहीं करने देगी। ये तो सीधी सी बात है, ये सीधा सा फंडा है। वो नहीं चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के खाते में ये। चलिए तजम्मुल साहब से भी इसका जवाब लेते हैं। सैयद तजम्मुल साहब, जिस तरीके की सिचुएशन आ रही है, आप कांग्रेस भी कह रही है कि भाई बीजेपी देने वाली नहीं है, तो फिर क्या पीडीपी मसीहा बन रही है जम्मू कश्मीर की, या सिर्फ अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए आलोचनाओं में घिरी हुई है? देखें, जिस तरह से इमरान साहब या मुजफ्फर साहब ने बताया, चूंकि पेशेंस के साथ अगर बातों को सुना जाएगा, बड़ी खंदा पेशानी के साथ, उमर अब्दुल्ला साहब तो डिटेंशन सेंटर से बाहर आकर ही कहे कि बीजेपी से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो दर्जा बहाल करके दे दी जो उन्होंने छीनी। आज कैसे उमर साहब तवक्को करता है सरकार में आकर? नंबर एक, कांग्रेस पार्टी डार साहब कहते हैं कि मेरी तरफ से ये कोशिश होगी कि स्टेट का दर्जा वापस मिले, लेकिन बीजेपी नहीं देगी। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का क्लियर और क्रिस्टल स्टैंड है कि 4 अगस्त 2019 की जो पोजीशन है, जिन दफात के साथ जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी, उसका दिफा करते हुए जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस अंदाज से इमरान नबी डार साहब लगातार माजी को बिल्कुल सामने लाते कहते हैं कि इनकी वजह से ये हुआ वो हुआ, बहुत सारी बातें हैं। 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग नहीं की होती, आज थोड़ी यूसुफ शाह सलाउद्दीन होता, आज कश्मीर में मिलिटेंसी थोड़ी होती, पीडीपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता थोड़ी जख्मी होता, मारा जाता। चलिए पीडीपी ने भी कभी तजम्मुल साहब, पीडीपी ने भी कभी उन तमाम तो चीजों को नहीं छोड़ा है, उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा कुरेदा ही है। मैं आपसे समझूंगा कि आप इंडिया इत्तेहाद में बगैर किसी शर्त के साथ देने के लिए तैयार थे। हुकूमत जब बन गई है, अवाम का मफाद वाबस्ता होना चाहिए, अवाम का मफाद हल होना चाहिए, मसाइल हल होनी चाहिए, तो फिर क्यों नहीं पीडीपी हुकूमत के साथ मिलकर के आराम से लोगों के मसाइल के लिए काम करती है? क्यों असेंबली सेशन शुरू होता है तो हंगामा आराई होती है? क्यों आलोचनाओं में घिरी रहती है पीडीपी? देखिए, मैंने फिर कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कौल फ़ैल में तजाद है। बाहर ही आई दफा 370 पे इलेक्शन लड़ के और अंदर बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस। लेकिन माफी के साथ बीच में मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। मैं सिर्फ एक सवाल और करूंगा, बीजेपी से जो ये आप सवाल कर रहे हैं एनसी से, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये तो आप बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं, कि उन्हें पता है कि अगर ये 370 पे खुल करके बोलेंगे तो फिलहाल जो अभी बड़े बड़े मसले हैं, पावर का मसला है, रियासत का जो मसला है, वो अधर में पड़ जाएगा। आपकी बात जारी रहेगी। हम कहते हैं इंतखाबी मंशूर में आपने क्या बोला
और हुकूमत को मौका करने का लोगों ने एक मैंडेट दिया, वाज़ेह मैंडेट दिया। इससे कौन इनकार कर सकता है? कोई आंखें बंद करके ये कह सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत मत करने दो? हमको कहते हैं, जब हम इलेक्शन लड़ के आए, हमें पहले दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर ने कहा कि हुकूमत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वाज़ेह मैंडेट है, इन्हें पब्लिक ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको मौका पूरा करने का दीजिएगा। लेकिन हमारे सवाल दो हैं। एक ये कि जो आपने बाहर इलेक्शन मैनिफेस्टो में इतनी सारी सीटें लेकर आपने जो बाहर बात की थी, आपने 370 और 35 की बात की। असेंबली में पहुंचकर, काबीना में पहुंचकर आपने जो रेजोल्यूशन लाया वो किस चीज का लाया? स्टेटहुड तो उमर अब्दुल्ला साहब ऑन रिकॉर्ड इंतखाबी मंशूर में, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में, जिस जगह पर जनसभाओं में कहते हैं कि जो स्टेटहुड है ये बीजेपी का नारा है, ये बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के होम मिनिस्टर कह चुके हैं, ये वापस देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कह पाती है 370-35 से वापस दीजिए? इससे नाम बदल कर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहती है? क्या बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बैकफुट पर चली गई है? हम तो साथ है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हम गवर्नमेंट के साथ चलेंगे, चाहे असेंबली के अंदर हूं या असेंबली के बाहर। लेकिन वही बातें करें ना जो आपने इंतखाबी मंशूर में कहा, 370-35 से स्पेशल। आज कहां से आप काबीना में रेजोल्यूशन लाते हैं स्पेशल स्टेटस के? मुझे लगता है कि हम हुकूमत से कोई सवाल फिलहाल नहीं पूछते। हुकूमत को वक्त कम हुआ, 200 यूनिट का हम सवाल नहीं करेंगे, हम गैस सिलेंडर का नहीं करेंगे, हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट का नहीं करेंगे। गवर्नेंस या होम मिनिस्ट्री के अंडर कुछ डिपार्टमेंट आते हैं, हम उस पर एतराज नहीं करते हैं। लेकिन एक अपोजिशन पार्टी की हैसियत से, बाकी अगर आप नंबरात गिनते हैं तो 96 के बाद पीडीपी ने कितनी सीटें हासिल की, 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कितनी थी, 96 में बीजेपी की कितनी सीटें जम्मू कश्मीर में थी, आज 29 सीटें हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बदलते रहेंगे, इसमें कोई उतार चढ़ाव आता रहेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इंतखाबी मंशूर में जो बातें कहते हैं उनमें एक बात दिखा, जो असेंबली के अंदर, जो कैबिनेट के अंदर बाहर आते हैं। ये ठीक है, एक छोटा सा सवाल, बस एक छोटा सा सवाल, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं इमरान साहब की तरफ आऊंगा। सवाल ये कि जिस तरीके से 2014-15 में बीजेपी के साथ आप गए थे, आप क्या, आपके मैनिफेस्टो में ये था, क्या अवाम चाहती थी? क्या चाहती थी? क्या अवाम चाहती थी कि आप बीजेपी के साथ जाएं? देखिए, बीजेपी के साथ आप 2014 के जाने का जो फैसला था वो जम्मू कश्मीर में 2 तरह के इलाकों में वोट पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनजानी देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं, वो स्वर्गवास हो चुके हैं, वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी पहल की थी दिल्ली जाकर। रिकॉर्ड निकालिए, इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए, द हिंदू देख लीजिए, कोई भी अखबार देख लीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहल कर रही थी। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने दोनों तरफ, जब जम्मू कश्मीर में आपको कश्मीर में पीडीपी को मैंडेट मिला, जम्मू में बीजेपी को मैंडेट मिला, उसके बाद एजेंडा ऑफ अलायंस बना। एजेंडा ऑफ अलायंस जब तक पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती, पीडीपी पैटर्न मुफ्ती मोहम्मद सईद वजीर आला के कुर्सी पर विराजमान थे, बीजेपी कोई भी जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल 337-35 को खत्म नहीं कर पाया। हुकूमत गिराने के बाद उन्होंने ये इकदाम उठाए और बीजेपी के साथ जाने का जो मंशा था वो बिल्कुल हंग असेंबली हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी करप्शन के दायरे में फंस चुकी थी, उन्हें सीटें बिल्कुल नहीं आई, जिसके बाद हंग असेंबली हुई और 2 तरह के 2 प्रोविंस में अलग अलग मैंडेट आया, जिसके बाद पीडीपी ने मुफ्ती साहब इमरान साहब, इल्जामात का सिलसिला काफी लंबा है लिया था जी। देखिए, अगर आप मुझे मौका देंगे, मैं प्लीज बोलिए। तब से आप यही बोले जा रहे हैं, चलिए, और हम सुन रहे हैं यहाँ पर। बोलिए। ये अपनी इनको तो शायद अभी ज्वाइन किया है इन्होंने पीडीपी, कल तक तो जर्नलिज्म में ही थे। ये शायद इनको ये भी मालूम नहीं है, ये एजेंडा ऑफ अलायंस की बात कर रहे हैं जो द्राबू साहब ने बीजेपी के साथ बनाया था, जिसकी ये बात कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पेशल स्टेटस की बात क्यों नहीं की। आपने तो खुद एजेंडा ऑफ अलायंस में आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं किया है। आप जरा खोल के देखिए अपना जो आपने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था बीजेपी के साथ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, उमर साहब ने कहीं ये नहीं बोला कि आप हमको वोट दो, हम 370 वापस लाएंगे। उमर साहब ने बार बार और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार ये बोला है कि 370 कम से कम इस सरकार से वापस लाना नामुमकिन है। जिस सरकार ने उस छीना है हमसे, वो सरकार हमको वापस नहीं दे सकती है। बाद में रही बात जो स्टेटहुड की है,
वो खुद इस सरकार ने बोला है कि हम इसको वापस करेंगे। हमने उनसे कोई डिमांड नहीं की है, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने खुद बोला है कि आपको स्टेटहुड वापस देना है। एज फार एज 370 इज कंसर्न, हमने आप कोई भी हमारी कैंपेन की कोई स्पीच उठाई और कहीं पर हमने ये नहीं बोला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो और हम 370 वापस लाएं, इस सरकार से वापस लाएंगे। हमने ये बोला है कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है इस लड़ाई को लड़ने के लिए ताकि हम 370 को वापस लाएं। दूसरी बात, अब इमीडिएट इश्यूज हैं, हमको ये देखना पड़ेगा सर्कमस्टेंसेस क्या भी हैं। शायद पीडीपी अपनी सियासी रोटियां बनाने के लिए उस चीज को देखना नहीं चाहती, लेकिन इमीडिएट इश्यूज हैं, लोगों के मसले हैं, गरीब लोगों के मसले हैं, जिनकी नजरें इस टाइम पे सरकार पे हैं। इनकी इन सब हरकतों की वजह से वो सब चीजें सबोटाज हो रही है। ये जो बार बार बीजेपी का नैरेटिव चला रहे हैं, बिल्कुल आपने सही बोला, पीडीपी को ये बीजेपी का नैरेटिव चला रहे हैं। शायद मैं ये पूरा ये इससे नहीं बोल सकता हूं, कंफर्म से, पूरा एश्योरेंस से नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लग रहा है, कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये शायद बीजेपी की जबान बोली जा रही है। एक चीज ये बोल रहे हैं कि हमने जी 370 को बचाया, 35 को बचाया। ये वही पीडीपी है जिनकी सदारत में ही सरफियासी एक्ट लगा, जिससे बुनियाद पड़ी यहाँ पर 370 खत्म होने की। ये वही पीडीपी है जिसने यहाँ पर 5 किलो राशन का एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लगवाया। ये वही पीडीपी है जिन्होंने यहाँ पर जीएसटी का कानून लगवाया। आपको ये 3 चीजें आप याद रखिए, क्योंकि ये 3 चीजें बुनियाद बनी उसके बाद, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सरफियासी एक्ट और जीएसटी जिसको 370 रोक रहा था, लेकिन पीडीपी की जो इन्होंने एक बैकडोर एक अलायंस किया था, और फ्रंट डोर तो किया था, लेकिन बैकडोर पे इन्होंने बीजेपी के साथ एक वादा किया था कि हम यहां इस 370 को पूरा खोखला करके रख देंगे, जो इन्होंने किया। फिर बीजेपी ने क्या किया, जब वहां पे कुछ था ही नहीं, जीएसटी भी आ गया था, सरफेसी भी आ गया था, सारी चीजें आ गई थी, और फिर बीजेपी ने ये किया। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जब, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं ये, जब महबूबा जी को रिजाइन करने के बारे में बोला गया, तो अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछेंगे क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा को रिजाइन करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। एज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर उनको फोन आया चीफ सेक्रेटरी से कि आपको जी सपोर्ट ले लिया है बीजेपी ने, इमीडिएटली शी वेंट अहेड एंड शी रिजाइन। या तो उनको मालूम नहीं था, या तो उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी कि वो कंटिन्यू कर सकती थी, और इमीडिएटली वो सीख कर सकती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोऑपरेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट, और इमीडिएटली नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको सपोर्ट देती। ये सोची समझी साजिश। वो तो कह रहे हैं कि आप दिल्ली में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए दिल्ली का सहारा ले रहे थे। नहीं, हम कौन सी मजबूत करें, हम मजबूत करते हैं, हमको लोग मजबूत करते हैं। देखिए, हम बिलीव नहीं, हम बाकी पार्टियों की तरह तंजीमें किसी कमरे में नहीं बनी है, पैसे देके ये तंजीम नहीं बनी है। इस तंजीम को लोगों ने बनाया है। अगर परसों सीटें आई, 41 सीट्स, 42 सीट्स आई, वो लोगों ने दी, ये दिल्ली ने हमको ये सीटें नहीं दी। सो वी डिराइव आवर पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट फ्रॉम दिल्ली। उसमें कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि जो पहला जो आपका जुमला था, स्टेटमेंट था, उसके हिसाब से मैंने आपका मैनिफेस्टो फिर से पढ़ा, अभी आप जो बयान दे रहे थे, तो उसमें सर आपने लगातार लिखा है, दूसरे नंबर पे आपका रेस्टोरेशन 370 35A है। तो इस चीज से कैसे डिनाई कर सकते हैं आपकी 35A? और नॉट डिनाइंग, नहीं, मैं फिर से वही बात हो रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरी पार्टी डिनाई कर रही है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि इंक्रीमेंटल अप्रोच लेने की जरूरत है। एक इंक्रीमेंटल अप्रोच, गवर्नमेंट को एक इंक्रीमेंटल अप्रोच लेने की जरूरत है। आप उस सरकार से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जिस सरकार ने आपसे ये बात छीनी है, जिस सरकार ने 370 छीना है। तो हम इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये मोदी सरकार 370 वापस देगी। अब हिकमत क्या बोलती है? हिकमत बोलती है कि इंक्रीमेंटल अप्रोच करना है, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज है। हमने 370 की लड़ाई छोड़ी नहीं है। हमने, अगर वे जो कांग्रेस के बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि बीजेपी ने शायद मन बना लिया है कि वो स्टेटहुड भी नहीं देंगे, तो हम उसके लिए भी तैयार है। उमर साहब ने वाज़ेह, मैं फिर से आपको ये बात दोहराना चाहता हूं, हम अगर
हमको लगा कि स्टेटहुड वापस नहीं आएगा तो फिर हम अदलिया के दरवाजे खटखटाएंगे। हाँ, वो तो फाइनल डेस्टिनेशन है, लेकिन इमरान साहब इतना ज्यादा अप्रोच क्यों, जिसकी वजह से आपकी जो इत्तेहादी जमात है कांग्रेस भी सवाल उठाने लगे कि भाई पीएम मोदी आए थे, वेलकम करते, तारीफ कर देते, लेकिन इतनी भी ज्यादा कैसा लगे कि भाई आप बिल्कुल झुके जा रहे हैं मरकज के सामने? नहीं, झुकने की बात नहीं होती है। ये मुझे लगता है कि एक जो फेडरल स्ट्रक्चर में एक सिस्टम होता है, एक चेयर को जो रेस्पेक्ट होता है, वो रेस्पेक्ट हर किसी को देना होता है। एज ए पीएम अगर पीएम मोदी साहब यहाँ आए, ही डिजर्व दैट रेस्पेक्ट, और उमर साहब ने उनको वो रेस्पेक्ट दिया। और उमर, अगर आपको याद होगा जब यूपीए के टाइम पे इसकी फाउंडेशन के टाइम पे उमर साहब तब वहां गए और तब यूपीए के चेयरपर्सन वहां थे, राहुल गांधी साहब वहां पे थे, और उमर साहब अकॉर्डेड देम द सेम काइंड ऑफ रेस्पेक्ट। सो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस पे सियासत करने की जरूरत है। उमर साहब ने कोई बात कही एज रेस्पेक्टिंग द चेयर, दैट डजंट मीन कि वी आर पार्ट ऑफ एनडीए। हम वेरी मच पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस थे और हम चाहते हैं इंडिया अलायंस मजबूत हो, और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पे बनती है कि वो इंडिया अलायंस को और मजबूत करे और मीटिंग्स करे। अभी तक कोई मीटिंग हुई नहीं है। इंडिया इत्तेहाद को बिल्कुल मजबूत करिए। मैं मुजफ्फर डर साहब आपकी तरफ आऊंगा, सिर्फ एक सवाल और कर लेना चाहता हूं, चूंकि इमरान साहब देखिए जो चीजें पीडीपी के आप पर इल्जाम लगाते हैं कि पीडीपी ने ऐसा किया वैसा किया, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, एंट्री दी, और उसके बाद अब बीजेपी की यहां तक नौबत आ गई कि जम्मू के बाद अब इलेक्शंस में बहुत ज्यादा जो है वोट भी हासिल कर चुके हैं, इसमें कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीजें आप इल्जाम लगाते हैं, लेकिन पीडीपी भी पलट करके आपसे पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर जब भी आपको मौका मिला तो आप उनकी झोली में जाकर के बैठ गए। कहीं ना कहीं आप भी तो सेम जिम्मेदार हैं आवाम के लिए। इमरान साहब नहीं, हम कैसे, हमने कोई वी आर नॉट, पहले मतलब लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ नहीं किया, अलायंस पीडीपी ने बीजेपी के साथ किया। हमने कहीं किसी के साथ अलायंस नहीं किया है। हम अलायंस में पीडीपी कांग्रेस के साथ है और बाकी तंजीमें जो इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, हम उनके साथ अलायंस में, हमारा कोई अलायंस बीजेपी के साथ नहीं है। तो कैसे आप ये बोल सकते हैं हम उनकी जोली में बैठ? जब भी आपको मौका मिला, मर्तबे मिले, तो जाहिर है कि आपके लीडरान वहां पे कहीं ना कहीं नजर आए और उनके पोस्ट पे जाकर के अवाम को पसे पोस्ट डाल करके उनके साथ रहे। अभी जो टनल वाला वाकया था उसका भी हवाला देती है पीडीपी और कहती है कि आप भी तो सेम चीजें कर रहे हैं जो आप पीडीपी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, हमने पीडीपी की तरह बीजेपी के साथ अलायंस नहीं किया, ठीक है। हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ है, हमारा अलायंस इंडिया अलायंस में है। तो बाकी उमर साहब अगर वहाँ जड़मोड़ की टनल में दो अल्फाज पीएम साहब की जो है स्टेचर को देखकर बात कही, दैट डजंट मीन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में है बीजेपी के साथ। चलिए, हो सकता है रियासत का मुद्दा ज्यादा अहम हो, इस वजह से रियासत की बात आपने जरूर वहां पे दोहराई थी, लेकिन 370 और 35A पीडीपी का कहना है कि जिस पे आपने वोट लिया उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। खैर, उस चीज को पसे पुश डालते हैं। मैं सीधा आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि कांग्रेस काफी ज्यादा खामोश नजर आ रही है। आपके माध्यम से मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई कांग्रेस जम्मू रीजन में भी अब हताशा महसूस कर रही है कि अब पीडीपी की सियासी जमीन इतनी मजबूत हो गई है कि वो बस हुकूमत में साथ मिले ना मिले, बस किसी भी जगह से वो खड़े हो जाएं, हारें जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टिसिपेशन ना तो आपका सियासी तौर पे दिखाई दे रहा है, ना चुनावी तौर पे आपका पार्टिसिपेशन दिख रहा है। हुकूमत तो आप वैसे भी नहीं है हुकूमत में। देखिए, आपको कैसे लगता है, हम तो मजबूत थे, मजबूत है। आप अभी वेट कीजिए थोड़ा, आप देखिए अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें भी आपको सही तरीके से पता चलेगा। इंशाल्लाह जम्मू में थोड़ी सी खामियां रही है, वो भी दूर हम कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी कुछ ऐसी मतलब खामियां रही, क्योंकि वो भी मतलब मैं मानूं उसको टेक्निकल कुछ फॉल्ट था, लेकिन इतना है कि मतलब वो भी अब दूर होने वाला है। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस मजबूत थी और मजबूत है, और कांग्रेस हर जगह है, हर गली में है हिंदुस्तान की। ऐसा नहीं है। आप वोट शेयरिंग देखिए, हमारा वोट शेयर क्या है, बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। लोग हमसे जुड़े हुए हैं और लोग हमें
चाहते हैं, यकीन कीजिए लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग भी चाहते हैं हमें, जेएंड के लोग भी और जम्मू के ठीक है, लोग मैं इसके बाद तजमुल साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा मुजफ्फर साहब, क्या इस मर्तबा जो डीडीसी या फिर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं या जब भी होंगे, पता नहीं हुकूमत कब इस चीज का फैसला ले, लेकिन फिर भी जब भी होंगे, क्या इसमें कांग्रेस का हम वो रुख देख पाएंगे जो शायद पहले बीजेपी के आने से पहले देखा करते थे? मतलब मैं समझा नहीं, कौन सा रुख? मतलब जिस तरीके से आपका असर और रसूख, आपकी पावर, आपकी चाहत, आपकी आवाम की मोहब्बत आपके लिए, पार्टी के लिए, क्या वो चीज नजर आएगा? क्योंकि देखिए हर मुहाज पे भले ही आप कहें कि आप मजबूत है, लेकिन नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। अब यहां भी ऐसा पता चलेगा जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो हमें कैसे लड़ना है, वो भी जो हमारे हाई कमांड है वो फैसला लेंगे, उसका जो हतमी फैसला होगा वो उसका हम पालन करेंगे, उसका फैसला करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी दरार की जो खबरें आ रही है, और ये बहुत इंटरनली सोर्सेज से खबर आ रही है कि कांग्रेस के अंदर दो फाट है। इवन श्रीनगर की अगर मैं बात करूं, श्रीनगर में जो आपकी पार्टी के लीडरान है, बाकी अजला में जो पार्टी के लीडरान है, वादी में बात नहीं है। देखिए बात यह है कि हमारे अभी के जो रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट हमारे हैं, तारिक हमीद कारा साहब, वो प्रेसिडेंट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब जुड़े हैं। आप नहीं देख रहे हैं जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें सारे लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाकी सारे लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी का अपना जाती मफाद होगा, वो कह रहा होगा कि मैं अलग हूं। जो प्रेसिडेंट को ना माने, मैं मान लीजिए अभी कोई हमारा डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट होता है, कोई उसको ना माने, वो तो फिर कांग्रेसी है नहीं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हमारा है उसको तो राहुल जी ने बनाया, उसको तो कांग्रेस ने बनाया, हाई कमांड ने बनाया। जब आप स्वीकार नहीं करते हो तो वो तो कांग्रेसी फिर है ही नहीं। अभी तो हमारे प्रेसिडेंट है, वो जो ऑर्डर निकालेंगे उसका हमें पालन करना है। ठीक है सैयद तजमुल साहब, क्या आपको वैसे ही लगता है जिस तरीके से सियासी पंडित बयानबाजी कर रहे हैं कि पावर की चाह ने सरकार को, यानी कि उमर सरकार को इतना ज्यादा झुका दिया है कि वो अवाम से किए गए सारे वादे भूल चुकी है? देखिए, हम इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आने देंगे, हुकूमत चले। और मैंने पहले भी अपने कई एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इमरान साहब ने कुछ बातें की जिसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी जो थे वो सीटों के हिसाब से जो इलेक्टोरल वार्ड जीत के आए थे उस हिसाब से अलायंस बना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई मजबूरी नहीं है, उनके पास थम्बिंग मेजॉरिटी है, और ये जो मेजॉरिटी है इसका जो व्हिप है वो उमर साहब के पास है। जहां कुछ विधायक इंडिपेंडेंट आए थे वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बाद में शामिल हुए, और भी शायद कुछ दिनों के बाद और भी इस तरह की पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन उमर साहब के पास एज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर साहब जो हैं और वजीर आला जो उमर साहब है, वो उनमें आसमान जमीन का अंतर है। जब आप इमरान साहब ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, उनका जो कद है जम्मू कश्मीर में क्या मुल्क भर में, उसके हिसाब से उमर साहब ने बात की। उन्होंने यूपीए 1 यूपीए 2 का भी जिक्र किया। जरा तकरीरें खोलिएगा यूट्यूब पे। उमर साहब कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में कि जम्मू कश्मीर का मसला इक्तिसादी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रेल प्रोजेक्ट ही नहीं चाहिए बल्कि इसका सियासी हल हमें दीजिए। ऐसी तकरीर मोदी साहब की मौजूदगी में क्यों नहीं की? और ऐसी तकरीर की, मौसम का हवाला दिया, उस पे तो बहुत सारे लोग नाराज भी चल रहे हैं। काफी सोशल मीडिया पे काफी लिखा जा रहा है। उलमा हजरात भी आजकल कहने लगते हैं कि उमर साहब को पता था कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन जब पार्लियामेंट में इलेक्शन जीत नहीं सके तो उन्हें अपना यू टर्न अपने ही वादे से इनराफ किया। उसके बाद असेंबली चुनाव लड़ने आए, फिर एक जगह नहीं लड़ा, फिर 2 जगह लड़े, दोनों जगह कामयाब हुए। उसके बाद उनको पता था कि ये जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से जेर इंतजाम इलाके का वजीर आला बन रहे हैं। और ये चैलेंजेस तो हैं, जहां आप कहते हैं कि राजभवन के पास पावर्स हैं, होम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं, जम्मू कश्मीर के वजीर आला के पास महदूद पावर्स हैं, ये तो पहले ही पता था। उमर साहब ने इलेक्शन में जो जो बातें कही, 35 से लाऊंगा। यही सवाल तो हमारा भी है कि आखिर आपने वादा ही क्यों किया जो आप पूरे नहीं कर सकते? तजमुल साहब, एक सवाल और आपसे करूंगा। ठीक है, हुकूमत के नुमाइंदे से मैंने ये सवाल पूछने की कोशिश की थी, मैं आपसे एक सवाल और करने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल आने वाले जो चुनाव है छोटे स्तर का ही सही, लेकिन फिर भी पीडीपी माना जाता है कि ग्राउंड स्तर पे काफी ज्यादा मजबूत है, ग्राउंड लेवल के उसके जो वर्कर है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आने वाले चुनाव में आप अपने आप को, यानी पीडीपी अपने आप को कहां देखती है?
देखिए, पीडीपी अवामी जमात है। ये कोई जमात जो है जम्मू कश्मीर में हर जमात कहती है कि हम अवामी जमात है और इसमें कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। पंचों के, सरपंचों के, अर्बन लोकल बॉडीज के, डीडीसीज के, उसके बाद फिर पार्लियामेंट चुनाव, फिर असेंबली चुनाव। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीडीपी का ग्राफ जो है, पीडीपी सदर मोहतरमा ने जो इंतखाबात के दौरान कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ा। जमात इलेक्शन लड़ेगी, जमात ने इलेक्शन लड़ा। हम सब एक सिपाही की हैसियत से पीडीपी के काम करते रहेंगे। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस और एनसी अपनी सियासी जमीन तलाश पाएगी, मजबूत कर पाएगी?